23 जून को महागठबंधन के तमाम नेता पटना में एकजुट हुए। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात तय कर दी गई कि 2024 का जो चुनाव है वो महागठबंधन एक साथ लड़ेगा। अगली मीटिंग जो है वो शिमला में रखी गई है। आगे की बात शिमला में होगी। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में सिमाब अख्तर हैं, जो लगातार कल से ही इस पूरे महागठबंधन को कवर कर रहे थे। पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। सिमाब हमारे साथ थे। सिमाब, ये बताइए कि कल जो महागठबंधन की मीटिंग रही उसे तो सफल माना गया, मगर बीजेपी जो है वो बार बार कह रही है कि सिर्फ गुलाब जामुन, राहुल गांधी की शादी और आम कैसा था, इन तमाम चीजों पर ही चर्चा कर पाए। कोई जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पाया। नरेंद्र मोदी का विकल्प तो है ही नहीं। देखिए, मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि ये मीटिंग बहुत कामयाब नहीं रही, वो एक तरह से सियासी बयान होता है। अगर गठबंधन की मीटिंग होती है, कोई रैली होती है, नरेंद्र मोदी की रैली होती है, तो आरजेडी के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने भीड़ खरीद के ले आया। आरजेडी की रैली होती है तो बीजेपी बोलते हैं कि नहीं, लोग भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, अब लोग आ नहीं रहे हैं। तो ये कॉमन होता है कि राजनीतिक तौर पे कोई बड़ी मीटिंग होती है या कोई राजनीतिक रैली होती है तो उसमें इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। ये एक रिस्पॉन्स करने वाला मामला है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मीटिंग पे क्या कहा। लेकिन मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत जो है वो नीतीश कुमार ने खड़ी कर दी है, ये बात तय है। अब शिमला में जो मीटिंग है वो 10 या 12 जुलाई को होनी है, संभावित तिथि है ये। वहां पर मसला ये है कि वो ये तय हो जाएगा कि किन किन सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, उसके बाद अखिलेश यादव है, आरएलडी है। तो इन सारी चीजों के बीच में यहां जो मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बुला लिया एक छत के नीचे लोगों को, उससे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी सियासी परेशानी बढ़ी है। हालांकि वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, लेकिन जहां पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश, केजरीवाल जो भी हैं, वो जो कहते हैं कि 2024 में भारत में सियासत बदलेगी, प्रधानमंत्री मोदी नहीं आएंगे सत्ता में, तो कोई वैकेंसी नहीं है। ये इस तरह की बीजेपी, आपने गिरिराज सिंह का बयान देखा होगा, सम्राट चौधरी का बयान देखा होगा, जेपी नड्डा का बयान देखा होगा, अमित शाह जी का बयान देखा होगा कि 2024 में वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया कि सफलता हासिल कर ली कि वैकेंसी क्रिएट कर दिया उन्होंने एक स्पेस बना दिया कि भाई विपक्ष की भी भूमिका है, विपक्ष के लोग भी यहां पर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए चैलेंज हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो कोशिश की, उस कोशिश में राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव का जो बयान है, उस बयान का बहुत बड़ा अहमियत है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि मीटिंग का जो हिडन एजेंडा था वो तो उनको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो चीजें मीडिया के सामने आई, या गपशप हुआ, या लालू प्रसाद यादव ने यह कहा दिया कि भिंडी का कीमत कितनी है अभी, महंगाई के इसमें उन्होंने कहा था वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह कहना मजबूरी है कि मीटिंग सफल नहीं हुई। पहले तो वो ये कह रहे थे कि विपक्ष के जो लोग हैं वो एकजुट जमा नहीं होंगे, आपस में लड़ रहे हैं। हमने वो खबर भी दिखाई कि जिस तरह से बैनर पोस्टर राजधानी पटना के कई जगहों पर लगाया गया कि भाई दुल्हा नहीं है, बाराती तो तैयार हो गया है, बहुत से लोग आने वाले हैं। पहले ये कहा गया केजरीवाल नहीं आने वाले हैं, उस खबर को भी हम लोगों ने चलाया कि इसमें संशय है, लेकिन केजरीवाल आए। विपक्ष की एकता को लेकर के नीतीश कुमार का मिशन कामयाब रहा और इसी कामयाबी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में जो सियासी तौर पर एक बेचैनी होनी चाहिए वो हो रही है। और ये बेचैनी स्वाभाविक भी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को बेचैनी होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब लौटेंगे, अमेरिका से अभी वो मिस्र गए हैं, मिस्र से जब लौटेंगे तो आप देख लेंगे कि प्रधानमंत्री भी हमला करेंगे सियासी तौर पर कि ये सब लोग भ्रष्टाचारी लोग एक जगह जमा हो गए हैं। लेकिन एक तरफ से ये जो प्रोग्राम हुआ, नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता को लेकर के एक बड़ा मैसेज दिया है भारत में, उससे लोगों में एक तरह की उम्मीद जगी है। अच्छा, हमने देखा कि लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई अपने अपने लिए ये लोग लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं। लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है ये कि ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी का जो मसला है, महंगाई का जो मामला है, जिस तरह से कई जगहों पर कई तरह के मामलात हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, जो शैली है, उसके पर्दे में जो चीजें की जा रही है, उसको लेकर के बीजेपी को थोड़ी सी बेचैनी इसलिए भी हुई है कि ये मीटिंग सफल हो गई। अगर सफल नहीं होती
तो नीतीश कुमार पर फिर वो उसी तरह का हमला होता कि लालू यादव को ठग लेंगे, लालू नीतीश को ठग लेंगे, केजरीवाल इसको ठग लेंगे। तो तनवीर साहब ये मसला है कि ये मीटिंग कामयाब रही। मतलब नीतीश कुमार के लिए जो चुनौती थी, जो सामने से बीजेपी कह रही थी कि एक साथ बैठा नहीं पाएंगे, मगर ये करके उन्होंने बता दिया बीजेपी को कि हम बैठा भी सकते हैं और आगे ले करके जा भी सकते हैं। हाँ, ये बैठा भी दिया। और एक नीतीश कुमार की एक और पॉलिसी देखिए, राजनीतिक तौर पर तजर्बाकार राजनेता है, हालांकि उसमें दो जो सबसे उम्र दराज नेता थे, शरद पवार और लालू यादव मौजूद थे। इस मीटिंग को शिमला की तरफ ढकेलने का यह मतलब हुआ कि भारत के उस कोने में भी आवाज जाए कि विपक्ष की एकजुट होने की जो मुहिम है वो कामयाब है। हालांकि मीटिंग पटना में भी हो सकती थी, मीटिंग दिल्ली में भी हो सकती थी, मीटिंग सबसे बेहतर कोलकाता में। ममता बनर्जी तो मेहमानों का स्वागत करने में बहुत मशहूर भी है राजनीतिक तौर पर। आपने देखा कि तेजस्वी जी के बच्ची के लिए उन्होंने तोहफा लाया, एक जो घरेलू महिला होती है, इस तरह से उन्होंने जो निभाया जिम्मेदारी, तो वहां भी हो सकती है। लेकिन शिमला में वहां मीटिंग करने का एक मैसेज देना है कि इस कोने से उस कोने तक, यानी पहली मीटिंग से लेकर के दूसरी मीटिंग के दरमियान जो मैसेज देना है वो देने के लिए वहां मीटिंग रखी गई। मतलब जमीन पर भी और पहाड़ों पर भी, हर तक आवाज जो है वो जाए कि भाई महागठबंधन जो है वो एक हो गया है। अच्छा, जो लोग ये बोलते थे कि नीतीश कुमार जो है कब चले जाएंगे उनका ठिकाना नहीं है, बीजेपी के लोगों ने भी बोला, सुशील मोदी और इन जैसे बहुत सारे लोगों ने भी बोला, लेकिन नीतीश कुमार हमको लगता है कि इस बार सोच करके आए हैं कि गठबंधन मजबूत बना देना है, अगुवा की भूमिका में रहना है। और लालू यादव की जो कल की भाषा है आप वो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं सेहतमंद हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को ठीक कर दूंगा। यानी ठीक करने का मतलब ये हुआ कि भाई हम सत्ता से उनको हटा देंगे। विपक्षी एकता को लेकर के ममता बनर्जी का भाषण आप देख लीजिए, जो पीसी में उन्होंने मीडिया के सामने बात की। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है, बड़ी कामयाबी है। इतनी छोटी पार्टी जिनके पास 40-45 विधायक हो और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ले आए हैं और ला करके ये कहवा दिए हैं कि भाई 2024 में लोगों के साथ जो अधिकार का हनन हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, कई सारे इश्यूज हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से अब देश उब चुका है। उस मामले में नीतीश कुमार कामयाब साबित हुए हैं। मतलब जो सवाल उठाते थे कि भाई सबसे छोटी पार्टी है, मगर उन्होंने जो किया, सबसे छोटी पार्टी होने के बाद सबसे बड़ा काम वो सबसे बड़ा काम कर दिया। सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार ने किया। खुल करके बीजेपी जो है वो कह भी नहीं पा रही है, महसूस कर रहे हैं। अब मामला ये होगा तनवीर साहब कि अगर दूसरी शिमला की मीटिंग में ये तय हो जाता है कि किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें जाने वाली हैं, तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके पार्टी के नेताओं का बयान बिल्कुल सटीक आएगा। और आने के बाद जो कॉमन मिनिमम एजेंडा ये लोग तय करेंगे, जो उनका मैनिफेस्टो तैयार होगा, उसमें देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ करके और सलीके से तैयार करना होगा। कई सारे वादे करने होंगे, जो पिछला वादा है वो तो गया, नए वादे करने होंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कांग्रेस का कर्नाटक का जो एजेंडा था, जो वहां पर मैनिफेस्टो बना, जो उसको इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, केजरीवाल का जो एजेंडा है जिसको इंप्लीमेंट किया, तो इसमें ऐसे ऐसे नेता हैं जो योजना की घोषणा करते हैं चुनाव के समय में और चुनाव के बाद उसे लागू भी करते हैं। तो ये जनता में एक विश्वास दिलाएगा कि भाई जो विपक्ष के लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत सारी योजनाएं हैं बिहार में जो लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रही है। उसके अलावा केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो, अच्छा पूरे भारत में अगर केजरीवाल के मामले को लेकर के नीतीश कुमार सब लोग बैठ करके एक एजेंडा बना ले कि भाई 200 यूनिट बिजली भारत के हर व्यक्ति को फ्री मिलेगा, आप बताइए एक तरफा वोट कर देगा लोग? तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ये जो गठबंधन के नेता है अडॉप्ट करेंगे, इनके एजेंडे को वो अडॉप्ट करेंगे। और कल ये बात हुई भी है कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी और पूरी मजबूती से नीतीश कुमार और गठबंधन के जो लोग हैं, अच्छा नीतीश कुमार की अगुवाई से किसी को इतराज भी नहीं है कि इस पर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है इनके ऊपर, ये जेल वेल नहीं गए हैं, सीबीआई ईडी का कोई मामला नहीं है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं भी नहीं राजनीति में, उनके बेटा है निशांत, उनका आता पता नहीं रहता, कभी कभी आते भी हैं वो। तो नीतीश कुमार की छवि अच्छी है, प्रधानमंत्री मोदी भी सामाजिक लीडर उनको बता चुके हैं। तो नीतीश चाहते हैं कि हम विपक्षी एकता को मजबूत बना करके, पहली मीटिंग कामयाब रही, अच्छा मेहमानों की मेहमान नवाजी भी खूब हुई, खाना पीना सलीके गए खिलाया, राजनीतिक बातचीत हुई, सब लोगों को अलग थलग रखा गया, मीडिया के सामने बहुत तरह की बातें नहीं आई और शिमला में मीटिंग का ऐलान भी हो गया। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है और नीतीश की गठबंधन की बड़ी कामयाबी। अमित शाह जो है वो भी बिहार आने वाले हैं, अमित शाह आने वाले दिन में बिहार आएंगे, तो इन पर भी अटैक होगा सीधे नहीं। अमित शाह जी जब से गठबंधन टूटा, अच्छा जब गठबंधन टूट रहा था उससे पहले अमित शाह जी जेपी नड्डा आए थे, गठबंधन टूट गया, जेपी नड्डा का एक बयान उनके लिए घातक साबित हुआ कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करना है। वहीं से इन लोगों को लगा कि भाई सियासी वजूद अगर कोई खत्म करना चाहेगा तो उससे बेहतर है कि हम गठबंधन खत्म कर ले। तो ये नीतीश कुमार को बात बुरी लगी है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात कहा जाता है
कि अगर उनको राजनीतिक तौर पे कोई भी बात बुरी लगती है तो उसका वो बदला ले लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। वही हुआ कि एनडीए से रिश्ता तोड़ने के बाद गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग बुलाई और बहुत जल्दी कर लिया, 1-2 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो गई और बड़ी मीटिंग हो गई और फिर अगली मीटिंग की तिथि की घोषणा भी कर दी गई, जगह का भी ऐलान कर दिया गया। तो नीतीश कुमार के लिए और गठबंधन के नेताओं के लिए अमित शाह बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होंगे। वो आते रहते हैं, कई बार आए हैं बिहार के कई इलाकों में, फिर वो आएंगे और आने के बाद वही बात बोलेंगे कि 2 भ्रष्टाचारी एक जगह मिल गए, नीतीश बाबू आपने अपना सब कुछ बेच दिया, गिरवी रख दिया। तो एक नॉर्मल बात होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई खासा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि आखिर बीजेपी जो है वो क्यों बेचैन है महागठबंधन से, और आप महागठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं? क्या 2024 में ये महागठबंधन जो है वो एकजुट रह पाएगा?